हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कांग्रेस के किस अधिवेशन में पड़ी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन हमारा, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कांग्रेस के किस अधिवेशन में पड़ी थी। करेक्ट आंसर होगा 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। अब चलिए दोस्तों यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, हम लोग एक साथ कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है हमारा, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों सेंटेंस है, ध्यान देंगे आप लोग। तो नरम दल और गरम दल के बीच फूट 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष के द्वारा की गई थी। पुनः 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दल पुनः एक हो गए और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। ये बार बार पूछे जाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। तत्कालीन उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। आगे दोस्तों, प्रथम अधिवेशन तो यह बंबई में हुआ था और कुल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ये हम माने जाते हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि वेमेशचंद बनर्जी थे। आगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये इतने फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जनगणना से। ध्यान दीजिएगा आप लोग जानते हैं जनगणना टॉपिक्स आपके ट्रेंड में रहेगा। लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन रखा गया है, हम लोग उसका आंसर करते हैं। उनके बाद दोस्तों उन टॉपिक से जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं एक साथ हम लोग कवर कर लेते हैं। यही हमारे स्टडी का दोस्तों एक अच्छा डिसीजन है। अब चलिए क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। करेक्ट आंसर होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक साथ हम लोग कलेक्ट करेंगे जनगणना के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। आगे देखिएगा, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। यानी कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ये भी बार बार पूछा जाता है। वह भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से की गई थी। जनगणना संघ सूची का विषय, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में वर्णित है। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब क्वेश्चन था जनगणना दोस्तों संघ सूची का विषय है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। शिक्षा बार बार पूछा था कि किस सूची का विषय है, तो ये दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय बार बार पूछा था, ये राज्य सूची का विषय। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है, तो यहाँ दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का? समवर्ती सूची का। और जनगणना ये संघ सूची का विषय, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं।
2011 की जनगणना भारत की 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सारा कुछ आपको एक साथ कलेक्ट करके दे रहे हैं। आगे देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 640 जिले हैं। आगे देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ठाणे है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। आगे देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य तो दिबांग वैली है। कौन सा जिला है? दिबांग वैली है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला फैक्ट है दोस्तों हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार है। और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। आगे देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 74.04%। उसमें पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 65.46%। आगे देखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश से। ये 3 डाटा थे दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन अभी डाटा यहाँ से खत्म नहीं है, 2 से 3 सेट में आएगा दोस्तों। एक साथ सारा डेटा दे देंगे तो आप लोग दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे, याद नहीं रख सकते। रिवीजन आप लोग जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पुरस्कारों से है। आप लोग जानते हैं एसएससी के ट्रेंड में दोस्तों पुरस्कारों से ऑस्कर हो गया, बुकर हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, उसके बाद चमोली देवी पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको ये क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। पुनः पुरस्कारों से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक साथ हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब चलिए एक साथ देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों। प्रमुख पुरस्कार एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र, यानी कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अब सबसे पहले भारत रत्न, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मानव प्रयास से किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन या सेवा करने वाले व्यक्तियों को ये दिया जाता है। उसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये कैसे भी याद करेंगे दोस्तों, चाहे कोई ट्रिक लेके आइए। इसमें फिल्म के क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में ये ऐसे दोस्तों काफ़ी कम है, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा आपका साहित्य के क्षेत्र में मिलेगा। तो किसी भी ट्रिक को आप लोग बनाइए या दोस्तों इसका नोट डाउन कीजिए, वहाँ से रिवीजन कीजिए, आप लोगों को याद करना आवश्यक है। आगे चलेंगे, सरस्वती सम्मान के क्षेत्र में रहता है साहित्य के क्षेत्र में। एक एक क्वेश्चन आप लोग जानते हैं एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो मिस होता है या फिर गलतियां होती हैं, निगेटिव मार्किंग जाता है, और आप ये क्वेश्चंस की गलती से कितने रैंक नीचे चले आते हैं। अगला दोस्तों व्यास सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य से सबसे ज्यादा है। ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में आता है फिल्म के क्षेत्र में। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा दोस्तों, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं सारे ले आए हैं। फिर है दोस्तों हमारा पुलित्जर पुरस्कार, जो हमारा क्वेश्चन था ये पत्रकारिता के क्षेत्र में है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलिंग पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। एक है ग्रैमी पुरस्कार, ये भी बार बार पूछा था, संगीत के क्षेत्र में। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के एकमात्र संगीतकार कौन है? तो रिकी केज है। कौन है? रिकी केज है, संगीतकार, यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आ गया दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। टोटल कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कभी कभी क्वेश्चन को पलट दिया जाता है, जीके के क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं, उनमें से एक अलग से दे दिया है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें याद नहीं थे 6 क्षेत्र कौन से थे, तो रिवीजन इसलिए जरूरी होता है। तो नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के क्षेत्र में जाता है, तो निस्वार्थ सेवा भावना, समाज कल्याण, एशिया और विश्व में मानव विकास से संबंधित समस्याओं के सफल
सफल समाधान के लिए। हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों करंट में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, नोबेल पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार, वहाँ भी दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है बोरलॉग पुरस्कार। अब ये कॉमन सेंस लगाइए, बोरलॉग से क्या आता है, नॉर्मन ई बोरलॉग कौन थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो कृषि से रिलेटेड होगा, ऐसे भी कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिएगा भारतीय वैज्ञानिकों को कृषि एवं संबंध वैज्ञानिक गतिविधियों के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान हेतु दोस्तों नॉर्मन यानी कि बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है। ये जब आप लोग दोस्तों प्रिपरेशन कीजिए तो पूरी तरह से अपने आप को दोस्तों खोल के रखिए कि उनके इर्द गिर्द कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं बहुत सारे शिफ्टों में क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो हर टॉपिक के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बनते हैं पूरी तरह से कलेक्ट करने आवश्यक है। आगे चलेंगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है धन्वंतरी। अब धन्वंतरी से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो चिकित्सा से संबंधित है, तो किस क्षेत्र में हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे चलेंगे हम लोग, अगला है दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार। अब यहाँ से मेजर ध्यानचंद आप लोग जानते हैं हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, तो खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है कोचों को, जो कि प्लेयर्स की ट्रेनिंग कराते हैं उनको ये दिया जाता है। अब थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 3 PDF यहाँ भी हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले SSC GD का लगा हुआ है दोस्तों, आप लोग जानते हैं 20 फरवरी जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसका एग्जाम स्टार्ट होगा। इसमें दोस्तों जो आपका पाठ्यक्रम है GK GS करंट अफेयर्स वह हिंदी को पूरी तरह से दोस्तों टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट करवाया जाएगा। पेड फीस 50 रुपये रखी गई है। अगर आप इच्छुक हैं, एक अच्छे कंपटीटर हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हैं। दूसरा PDF हमारा बिहार SSC 10+2 2023 आप लोग जानते हैं, इसमें आपका पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट करवाया जाएगा। इसकी भी पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। आप लोग चाहें दोस्तों तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें और भी आपके दोस्तों जो चैप्टर है, एक रीजनिंग है, एक मैथ है। रीजनिंग मैथ आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये वीडियो ऑलरेडी चलती रहती है, आप कहीं से भी या हमारे स्टडी चैनल पर दोस्तों वीडियोस देख के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF से उसका बाद बनता नहीं, आप लोग जानते हैं। बाकी पूरे आपके सिलेबस को दोस्तों यहाँ पे 25-25 PDF के जरिए कंप्लीट करवाया जाएगा। एक बात और कमेंट में आ रहा है दोस्तों कंबाइन देने के लिए, कंबाइन दोनों का नहीं दिया जा सकता। कारण है SSC GD में आपके हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बिहार SSC में नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा है दोस्तों बिहार SSC में जनरल साइंस से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से वहाँ क्लियर किया गया है दोस्तों कि सामान्य विज्ञान, इसमें GK GS दिया गया है, उसमें सामान्य विज्ञान, तो इसलिए दोस्तों विज्ञान से थोड़े ज़्यादा पूछेंगे, SSC GD में थोड़े कम पूछे जा सकते हैं। और एक बात और है दोस्तों, बिहार SSC में बिहार GK यानी बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि SSC GD में नेशनल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते और किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लिया जा सकता। आगे देखिएगा तीसरा PDF UPPSC RO ARO 2023 आप लोग जानते हैं फरवरी स्टार्ट से इसका भी PT का एग्जाम करवाया जाएगा। 2 पेपर आपके PT में होंगे, 140 क्वेश्चंस आपका दोस्तों यहाँ पे UPPSC RO ARO में सामान्य अध्ययन का होगा और 60 क्वेश्चंस सामान्य हिंदी के करवाए जाएंगे। काफ़ी मॉडरेट लेवल के दोस्तों, काफ़ी रेयर टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो इसके पूरे PDF का दोस्तों टोटल 40 सेट के जरिए कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें आपका पूरा सामान्य अध्ययन व हिंदी कंप्लीट किया जाएगा। टोटल दोस्तों इसकी फीस रखी गई 100 रुपये, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी होगी मटेरियल कलेक्शन में। अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। दोस्तों थोड़ा बात करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ये आप ही लोगों के लिए है। अगर आप एक अच्छे कंपटीटर हैं, एग्जाम्स निकालना चाहते हैं, तो हमारे समझ से दोस्तों आप लोगों के पास 2 रास्ते हैं। या तो एक अच्छी प्रिपरेशन को दोस्तों आप लोग नोट डाउन करके चलिए, किसी भी जहाँ से आप लोग संतुष्ट हैं वहाँ से जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक जगह से आप लोग जुड़ेंगे तो आप उन सभी टॉपिक्स का पहचान कर लीजिए और अपने आप में ढूंढिए कि किसी भी टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस मिस तो नहीं हो रहे हैं। आप लोग जानते हैं कोई भी एग्जाम्स जब 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में करवाई जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है क्वेश्चंस को समतुल्य बनाने के लिए, ताकि आप ये ना कह सकें कि हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन टफ पूछे गए थे और दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से ज़्यादा या इजी क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। इसलिए दोस्तों क्वेश्चंस को समतुल्य बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के कारण ही दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण गिने चुने 20 से 25 टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उन टॉपिक्स के बारे में बात करें दोस्तों तो ध्यान से दीजिएगा। पॉलिटी से हम लोग बात करें तो आपका दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र आ जाएगा, नागरिकता आ जाएगा, मूल अधिकार आ जाएगा,
मौलिक कर्तव्य आ जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आ जाएंगे, महान्यायाधीश एवं महाधिवक्ता आ जाएगा, लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक आ जाएंगे, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। उसके बाद भारत के महत्वपूर्ण नदियों से क्वेश्चन होंगे। इसके आगे चले दोस्तों तो वादक एवं उनके वाद्ययंत्र से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार हो गया, आपका पंचवर्षीय योजना हो गया, जनगणना 2011 हो गया, खेल जगत के मोटे लेवल के क्वेश्चंस हो गए। जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ेंगे पिच से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आगे हम लोग बात करें हिस्ट्री में और चले प्राचीन इतिहास मध्यकालीन और आधुनिक सारे शामिल है, लेकिन सब कुछ थोड़ी पढ़ना है दोस्तों। सब कुछ आप किसी में थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा सा उस कोचिंग से पढ़ेंगे, थोड़ा सा उस चैनल से देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। आप लोग जानते हैं सारे कुछ आपके सिलेबस में लिख दिया गया है, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए। इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि हम लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पूरी तरह से कंप्लीट करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग हिस्ट्री में बात करें तो मोटे मोटे क्वेश्चन आपके जैन धर्म बौद्ध धर्म से पूछे जाएंगे, मगध साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सम्राट अशोक से क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आपका पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत पूछे जाएंगे। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स में हम लोग बात करें दोस्तों तो महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। खेल जगत में वहीं से थोड़ा सा जोड़ लीजिए करंट अफेयर्स में, तो भारत के किसी प्लेयर ने या भारत में कोई आयोजन हुआ है, चाहे बैक में जाना पड़े दोस्तों 2012-14, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्थापना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण समाज सुधारक हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन टॉपिक्स को आप लोग या तो नोट डाउन कर लीजिए और इन टॉपिक्स के जितने क्वेश्चन बनते हैं आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास कीजिए। सब कुछ ना दोस्तों आप लोग झोंकने का या प्रयास करने का कीजिए कि आप किसी भी अलग रास्ते पे चल रहे हैं, बैकफुट पर जाने का प्रयास नहीं करने हैं। आप टॉपिक्स को देखिए, उन टॉपिक्स को पूरी तरह से उनके जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करने का प्रयास कीजिए, तब जाके बात बनती है। आप लोग फ्रंट फुट पे आके दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिए। बैक में रहेंगे, बैक में खेलेंगे तो आप भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे और फिर दोस्तों समथिंग उसी में रह जाएंगे, यानी कम से कम बस एग्जाम हो गया है, लगभग में हो गया है। तो इसलिए दोस्तों या तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने के बाद में देखिए किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन छूट तो नहीं है, उन टॉपिक से हमारे सारे क्वेश्चन पूरे हुए कि नहीं हुए, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, इन चीज़ों का समझने का पूरी तरह से प्रयास कीजिए, तब जाकर बात बनेगी। ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। ठंडी का मौसम है, ये भी आप लोग को नहीं देखना है, ठंडी ठंडी में ही दोस्तों ये एग्जाम भी निकल जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। इसमें दोस्तों हमारी जो फीड फीस रखी गई 50 रुपीज़ रखी गई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक PDF बनाने में मिनिमम 6 घंटे लगते हैं, पब्लिश करना जोड़ दिया जाए तो 7 घंटा लगता है। टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है, 50 रुपीज़ रखी गई है, तो कोई ज़्यादा नहीं है, आप ही लोगों के लिए है। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री 2023 किसने जीती है? करंट से क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके ट्रेंड में रहेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री 2023 किसने जीती? तो मैक्स वेरस्टैपेन ने। कौन? मैक्स वेरस्टैपेन ने। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है दोस्तों, लेने में कठिनाई होती है। अब ध्यान देंगे, आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेंगे, इसलिए एक साथ ले आए हैं। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 तो ये मार्को बेजेंची ने जीता। किसने? बेजेंची ने जीता। अब कैसे भी हो, या तो नोट डाउन करें दोस्तों, या बार बार रटने का प्रयास करें, या कोई ट्रिक लगाएं, लेकिन इनको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को एग्जाम्स निकालने के लिए। दूसरा क्या है? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 तो कार्लोस सैंज है। अब 4 नाम एक साथ हैं दोस्तों, एक साथ ट्रिक लगा लीजिए। इसलिए इस तरह से हम क्वेश्चंस को लाते हैं ताकि याद करने में तकलीफ ना हो, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। डाटा को 2 से 3 बार में दे रहे हैं दोस्तों। रिवीजन कब हो जाना चाहिए, ये सब PDF बनाने में पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे कोई भी टॉपिक्स हम इसमें डाल दिए, पंचवर्षीय योजना डाल दिए, अब पंचवर्षीय योजना 12 है, 6 एक साथ करेंगे, 6 एक साथ करेंगे, उसके बाद उनका रिवीजन भी होना आवश्यक है। ऐसे भी क्वेश्चंस लेके आना है कि उनको डालेंगे फिर रिवीजन करवाएंगे, ये सारी जिम्मेदारियाँ दोस्तों PDF में बन जाती हैं। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 और डच ग्रैंड प्रिक्स 2023, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, ये 4 किसी भी तरह से ट्रिक लगाइए। इनके दोस्तों विजेता कौन है? तो मैक्स वेरस्टैपेन है। कौन? मैक्स वेरस्टैपेन है। ध्यान देंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। अब महत्वपूर्ण यहाँ दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग कलेक्ट करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का हमारा क्वेश्चन आया था। आगे हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? करेक्ट आंसर होगा माधुरी पटेल को। नेक्स्ट है,
हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? करेक्ट आंसर होगा 126वां स्थान। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सारा कुछ करंट अफेयर से नहीं लाए, कई बार में लेकर आएंगे और उनका रिवीजन भी होना चाहिए, इसलिए फिर बीच बीच में दोस्तों क्वेश्चन डाला जाएगा और उनका रिवीजन भी करवाया जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 161वां स्थान मिला। कौन सा? 161वां स्थान मिला। नेक्स्ट है, हाल ही में 42वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये इंडोनेशिया में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अब बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? हम लोग पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा, साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा जॉर्जी गोस्पोदिनो को। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स आप लोग जानते हैं, BRICS, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। अब आगे देखिएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रूस में। दोनों ध्यान दीजिएगा, एक साथ डाल दिए। ब्रिक्स 2023 में कहाँ पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ, अगस्त में हुआ था। जब दोस्तों हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा टिक लगा लीजिएगा, भूलेंगे नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय साउथ अफ्रीका में थे। कब? जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उस समय ब्रिक्स का ही सम्मेलन वहां पे चल रहा था। अब ये ध्यान रखेंगे साउथ अफ्रीका में, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस काफी दिनों तक याद रहेगा। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया था दोस्तों, तो उस समय यानी कि जब चंद्रयान 3 लैंड कर गया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, तब उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। अब ध्यान रहेगा, ब्रिक्स कब हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रूस में किया जाएगा। अब इसके बाद G20 भी देख लेंगे हम लोग। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत के द्वारा की गई, हम लोग जानते हैं। अब 24 का कहाँ किया जाएगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। एक साथ ध्यान रखेंगे, इसलिए एक साथ क्वेश्चन को हम डाल दिए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला? तो वो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी को मिला है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों जीके के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट देखेंगे। पुनः जितने और मॉडरेट बनते हैं इस तरह से भी कलेक्ट करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो बाद में दोस्तों हम लोग जब मॉडरेट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे तो इजी टू मॉडरेट हमारे सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब एक साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आगे देखिएगा, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है भांगड़ा, और ये गिद्धा भी है। दोनों ध्यान रखेंगे, लोक नृत्य कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। दोनों बार बार पूछे जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य आपके हर शिफ्ट में मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा गया। आगे चलते हम लोग। अगला दोस्तों, लोक चित्रकला मधुबनी शैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मधुबनी एक चित्रकला है, भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में। नेक्स्ट, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। आगे है, ला फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। किसने? आर्किमिडीज ने की थी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी कि CSO के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जनरल साइंस से है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। अगला है, हर चरित्र के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1983 में हुआ था। नेक्स्ट, गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में। आगे चलते हम लोग। अगला दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट, नीति आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, प्रथम CEO अमिताभ कांत। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के वेरी है। CEO कौन है? कौन है दोस्तों? श्री BVR सुब्रमण्यम है। और जो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही इस आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं।
अगला मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। और रोवर्स कप किस खेल में से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। आगे चलेंगे हम लोग। प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक साथ कलेक्ट कर लिए हैं, आप लोगों को प्रिपरेशन करने की बारी है। क्वेश्चन क्या है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वादक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए एक साथ, एक तरफ वादक दिए गए हैं, दूसरी तरफ वाद्य यंत्र, यानी उनसे संबंधित वाद्य यंत्र, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायन खां। इनमें जो पंडित रविशंकर है और निखिल बनर्जी हैं, ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं। तो ये संबंधित किससे हैं? सितार वादक है, ध्यान रखेंगे तीनों। उसके बाद जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजुमदार, ये तीनों बांसुरी वादक हैं। अब जैसे भी बने, या तो ट्रिक लगाइए या पीडीएफ लेके अंडरलाइन लगा लगा के इनको प्रिपरेशन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी दोस्तों, हम एक साथ आपको दे रहे हैं। अगला है हरिप्रसाद चौरसिया, उसके बाद पन्नालाल घोष और रोनू मजुमदार, ये क्या है? बांसुरी वादक है। नेक्स्ट, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, ये तीनों क्या है? सरोद वादक हैं। फिर दो नाम ध्यान रखिएगा, एक शहनाई वादक का, एक संतूर वादक का, एक ही एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक हैं, और शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। आगे चलेंगे दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 6 पंचवर्षीय योजना एक साथ दे रहे हैं, 6 एक साथ दे देंगे, बाद में एक एक क्वेश्चन डाल के इनका रिवीजन करवा देंगे, आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए एक साथ देखिएगा। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। दोस्तों सब कुछ आपको नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जो आवश्यकता है, उतना ही डाटा दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं कि आप लोग परेशान हो जाए कि बहुत ज़्यादा डाटा आ रहे हैं। डाटा जितने आ रहे हैं उतने आप लोगों को ज़रूरत है मिल रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बने एसएससी के ट्रेंड में, और जो आप लोगों के लिए आवश्यक नहीं है उसको नहीं दिया जा रहा है। हम जानते हैं सब कुछ ना पढ़ा जा सकता है, ना सब कुछ याद रखा जा सकता है, और ना सब कुछ याद रख के एग्जाम हॉल में जाया जा सकता है और वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। आगे क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तो कृषि विकास था। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा नोट देखिएगा। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना शुरू की गई थी। ये भी बार बार पूछा आता है, भाखड़ा नांगल परियोजना या दामोदर नदी घाटी परियोजना या ब्यास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा संचालित हुई थी या शुरू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा, ध्यान रखेंगे। अब ये हो गया प्रथम पंचवर्षीय योजना से फैक्ट। आगे चलेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना से देखेंगे क्या है दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना से इसकी अवधि देखेंगे, ये भी बार बार पूछा था। 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। ये किस मॉडल पर थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। अब नोट देख लेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने क्रमशः जर्मनी, रूस व ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक फैक्ट में आपको 5 से 7, 8, 10, 15 तक सवाल मिल जाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखिएगा क्या है दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। पहला फैक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना ही थी। ध्यान रखेंगे। अब क्यों असफल माना जाता है ये नोट में लिख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के मुख्य कारण भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था। ये जीके पूरी तरह से आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा है भारत पाक युद्ध जो कि 1965 में हुआ था, तथा भूतपूर्व सूखा जो कि 1966 में पड़ा था। इसी के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना को दोस्तों सबसे असफल माना जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना देखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना है। और किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही है। इसरो का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसी के द्वारा दोस्तों हम लोग जानते हैं
14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ है उसका भी नाम रखा गया है शिव शक्ति बिंदु। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LBM-3M4 से लॉन्च किया गया था। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आदित्य L1 नाम का एक सौर मिशन भी सफलतापूर्वक इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे चलते हम लोग। अगला दोस्तों, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। आप लोग परिचित होंगे सारे क्वेश्चन से कि वनडे के फेवरेट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो वो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की स्थापना की गई? तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही है। और लास्ट है दोस्तों, 6ठी पंचवर्षीय योजना का हमारा आखिरी फैक्ट, जो उसको हम लोग देखेंगे। और पुनः 6 पंचवर्षीय योजना यानी 7 से 12 तक हम लोग नेक्स्ट सीरीज में कलेक्ट करेंगे। क्या है फैक्ट दोस्तों? किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति, समझने का प्रयास कीजिए, एक ही सेंटेंस में कितने क्वेश्चन बना दिए। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अब ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा है, कृषि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड का पूरा नाम ध्यान रखेंगे, NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? नाबार्ड की। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इतनी जिम्मेदारी मैं आप लोगों को देता हूं। और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट करने से आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कहीं से कुछ देख ले, कहीं इससे कुछ देख ले, इससे बात नहीं बनता है। आप लोग सारे टॉपिक्स को ध्यान रखिए, उन टॉपिक्स के इर्द गिर्द। ऐसा नहीं कि बस आप चले जा रहे हैं, रास्ते का पता नहीं, मंजिल किधर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग पूरी तरह से जहाँ से जुड़े अपने टॉपिक्स को नोट डाउन करके रखें, देखें कहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है। सब कुछ नहीं जाना जरूरी है, लेकिन जो जाना जरूरी है उसको मिस भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखने का प्रयास किए। तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना पूछी गई, कब की गई थी? और कमेंट करने से होता क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे कमेंट बुलाता है। जब आप लोग कमेंट करने को होता है तो क्वेश्चंस को याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं। ऐसा करने से उस क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जा सकने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।